Hello friends, welcome back to this YouTube channel of the Winning Edge Defense Academy, Dehradun. I am Colonel Amardeep and I will be covering the GK updates for the week that is finishing today. As promised, I will try and prepare this video on Saturday and I'll also try and upload it by today so that you can have an access to it. So this is being covered under three heads. National, international and sports. We will certainly improve on the quality as well as quantity of the video. Your feedback is most welcome and it is actually desirable. Even the negative feedback is required. हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, सबके बारे में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं. हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके. तो पिछला वीडियो जो बनाया था उसके कुछ फीडबैक पॉइंट्स जो आए थे उसमें उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा आप और एलाबोरेट करें टॉपिक्स को. वो एलाबोरेट इसलिए नहीं करो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं वो ऐसे विकिपीडिया या न्यूज़ आइटम्स के लिंक्स हैं जिनको आपको पढ़ने से पूरी डिटेल न्यूज़ मिल जाएगी. कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हाईलाइट करना है, दैट आई विल सर्टेनली फ्लैग ड्यूरिंग दी व्हेन आई एम कवरिंग दी न्यूज़ आइटम. बाकी ये वीडियो कोई एग्जॉस्टिव वीडियो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट सर्टेनली ये काफ़ी सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है. विल स्टार्ट नाउ. दांडी मार्च, हमारे जो इंडिपेंडेंस है उसके 75 ईयर्स होने वाले हैं. तो 75 ईयर्स में जो पॉलिटिकल जितना पैराफर्नेलिया है सारे अभी एकदम जागरूक हैं और उसी को देखते हुए जो प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव जो कि दांडी मार्च के 91 ईयर्स को कमेमोरेट करता है उसको लॉन्च किया है. और आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम पर पद यात्रा जो है साबरमती आश्रम से उन्होंने फ्लैग ऑफ की. तो साबरमती आश्रम कहाँ है, दांडी मार्च क्या है, सब क्वेश्चन से इस प्रकार से आएंगे. हम चाहेंगे कि और हम कोशिश करेंगे कि महीने में एक बारी हम ये सारे जीके का एक क्वेश्चन पेपर रेडी करके उस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ आपको दें. लेकिन अभी आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के रूप में मिलती हैं जो मैंने इश्यूज फ्लैग करे हैं कि 91st ईयर किसके हुए, दांडी मार्च का सिग्निफिकेंस क्या है. जैसे आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो रिलेटेड इश्यूज हैं कि दांडी मार्च जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये कब किया था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक अंग्रेज़ों के खिलाफ जो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का तरीका अपनाया था, बिल्कुल नॉन वायलेंस का तरीका अपनाया था. वो कानून तोड़ते थे लेकिन उसमें हिंसा नहीं होती थी. तो दांडी मार्च जो है वो एक लैंडमार्क मार्च है कि जो नमक जो बनाते थे उस पर मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की. वहाँ पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो महात्मा गांधी ने जो नमक कानून तोड़ा था, ये दांडी मार्च उसको सिग्निफाई करता है. जब आपके पास कुछ बोलने के लिए होता है, ग्रुप डिस्कशन में बात करते हैं, वहां पर भी आप इतना बोलेंगे, इतने रेफरेंसेस देंगे तभी आपको सीरियसली लिया जाएगा, अदरवाइज सारी चीजें जेनरिक लगती हैं. मदन कौशिक जी उत्तराखंड बीजेपी के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं. तो आप जब पॉलिटिकल सेटअप देखेंगे तो स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन पार्टी की गतिविधियों को देखने के लिए हर पार्टी अपना एक पार्टी प्रेसिडेंट उस स्टेट में नियुक्त करती है. उनकी जो पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो उनको कोऑर्डिनेट करते हैं. तो ये हु जो होता है, जो चर्चा में रहे व्यक्ति हैं उनमें से पूछा जा सकता है मदन कौशिक जी कौन है, इस प्रकार से सवाल बनते हैं. तो आपने देखना है कि है कौन, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस स्टेट्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं. ये सब सवाल आपको जीके के अंदर पूछे जा सकते हैं. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अगर देश में कहीं पर भी कोई टेक्निकल एजुकेशनल कोर्स लॉन्च करना चाहता है, जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबको कंट्रोलिंग जो गवर्निंग बॉडी है वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है. उन्होंने अपने रूल्स रिवाइज किए जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है. और उन्होंने कहा है कि फिजिक्स एंड ये जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री आर नॉट कंपल्सरी फॉर बी एंड बी टेक डिग्रीज. बी टेक में तो जो पढ़ाएंगे कोर्स में वो पढ़ेगा, लेकिन अभी तक क्या होता था कि आपके लिए 12th साइंस से किया हुआ ना जरूरी था, तभी आप बी या बी टेक में एडमिशन ले सकते थे. तो इसका आगे आके इम्प्लीकेशन क्या होगा अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में इसको आप याद रखिए. अमरनाथ यात्रा क्या सिग्निफिकेंस है, पक्का विकिपीडिया पर जाएं पढ़े. हम अपने देश की हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, हम अपने
रिलीजन को नहीं पढ़ते हैं, हम अपने जो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हमारे देश में उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, और अल्टीमेटली हमारी जीके जो है वो पैचेस में आती है। तो अमरनाथ यात्रा को मैंने फ्लैग किया, जून 28 से शुरू हो गया, अगस्त 22 तक चलेगी रजिस्ट्रेशन। ये सब डेट्स इमटेरियल है, आपने ध्यान रखना है कि अमरनाथ यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या है। ये आपको लेक्चरेट का टॉपिक आ सकता है, एसए के लिए टॉपिक आ सकता है, या किसी ग्रुप डिस्कशन में आपको इसका रेफरेंस देना पड़ सकता है। तो इसके बारे में और जानिए। ये जो है साउंडिंग रॉकेट एक इसरो ने छोड़ा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप जीके की तैयारी करें, स्टैटिक जीके में इसरो एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है। अब साउंडिंग रॉकेट, मैंने इनका ये बनाया है कि साउंडिंग रॉकेट किसे कहते हैं, अगली स्लाइड में पूरा आएगा। ये टेस्टिंग के लिए जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, साउंडिंग रॉकेट क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च रॉकेट और रॉकेट सोंडे। द साउंडिंग रॉकेट्स आर 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट। अब इसमें सवाल क्या आता है, सॉलिड प्रोपेलेंट के अलावा और क्या प्रोपेलेंट्स आते हैं? लिक्विड प्रोपेलेंट्स भी आते हैं। इसी के साथ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, व्हाट आर क्रायोजेनिक इंजन्स। तो ये सब चीजें रिलेटेड हैं। जब आप एक टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ये 40 से 160 किलोमीटर जो लो अर्थ ऑर्बिट्स हैं उसमें सैटेलाइट को प्लेस करते हैं। बेसिकली जो सैटेलाइट किसी रिसर्च या किसी डेटा कलेक्शन के लिए यूज होते हैं, ये साउंडिंग रॉकेट्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, इनको छोड़ना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है दैट इज़ नॉट वेरी एडवांस, बिकॉज इनकी जो काम है वो है कि वेदर बलून जो हैं 40 किलोमीटर तक वेदर बलून्स आप डिप्लॉय करके स्टडी कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये उससे ऊपर सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करते हैं। तो ज़्यादा पढ़ें इसके बारे में। इस वीडियो बनाने का ये हमारा एम है कि यहाँ पर हम सारी खबरें और जीके नहीं डिस्कस कर सकते, यहाँ पर इश्यूज को फ्लैग करते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक मिंट मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल इंडिया नामी आत्मनिर्भर भारत के जो अभियान चल रहा है। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर क्या बजट एलोकेशन है और किस प्रकार से इसमें टाइमलाइन नियुक्त की गई है। जब आप ग्रुप डिस्कशन में लेक्चरेट की तैयारी करते हैं या जीके की तैयारी करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगेन ये इशू फ्लैग किया गया है, क्या खबर है आप लिंक में देखेंगे इस वीडियो के तो आपको इसकी पूरी डिटेल न्यूज मिल जाएगी। ये भी एक बहुत टची टॉपिक है। पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं, बिकॉज ये तीनों चीज़ें जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। क्योंकि अगर आप फ्यूल प्राइसेस पढ़ेंगे, अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक फ्यूल प्राइसेस को कैसे तय करते हैं, कोई एक अथॉरिटेटिव राइटअप उस पर पढ़े। अगले वाले अपडेट में हम कोशिश करेंगे कि जो हम कई अच्छे पेपर्स हैं उनके लिंक्स भी इस न्यूज़ अपडेट के साथ डालें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। होता क्या है कि स्टूडेंट जब पढ़ने बैठते हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं कि वो सर्च करें, कौन सा पेपर ढूंढे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं उस टॉपिक में जो अच्छे पेपर्स हैं उसका लिंक पेश करके। तो आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसको रेगुलेट करते हैं। इसके बारे में चाहता हूं कि आप और पढ़ें। इस खबर का जो विस्तृत जो जानकारी है आपको लिंक में मिलेगी। 7 साल का विराट चंद्र किलिमंजारो। अब किलिमंजारो कहाँ पर है, अफ्रीका की कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो कि नोटेबल हैं, हर महाद्वीप में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एक जीके का सवाल आता ही आता है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। सिमिलरली 7 जो ईयर्स का विराट चंद्र है, अपने जो कोच इनके जो गाइड थे उनके साथ इन्होंने जो अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है उस पर फतेह किए। बहुत ही मतलब मेंशनेबल अचीवमेंट है और बहुत ही प्राउड फीलिंग है उस बच्चे के लिए। लेकिन इसमें सवाल क्या आएगा, कौन सी चोटी है। अगर आप पूछेंगे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी क्या, तो कई लोग बिल्कुल सही जवाब नहीं दे पाते कि K2 है कि नंगा पर्वत है, क्या है, उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो कोई एक अथॉरिटेटिव बुक लीजिए, उसमें ये सब स्टैटिक जीके के रूप में आप पूरा एक बार तय कर लीजिए क्या चीज़ कहाँ पर है। पोषण पखवाड़ा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं, कई बारी इनके बारे में जानकारी आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक के रूप में आती है। तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जो पोषण पखवाड़ा, एक नई टर्म कॉइन की गई है, उसको मना रहा है न्यूट्रिशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। और पंचायत अंडर 8
जो नेशनल के जो अपने मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है NMPB, उन्होंने कुछ सैपलिंग्स दिए हैं जो न्यूट्रिशनल प्लांट्स हैं वो उसके तहत लगाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स को दिया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने सोचने समझने के लिए मिलते हैं। आंगनवाड़ी क्या है, ये NMPB क्या है, पोषण पखवाड़ा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या क्या कार्रवाइयाँ करता है, ये सब आपको जब डिस्कशन होता है, एस्से होता है या करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाएंगे। डिटेल्स अगेन इस पूरी खबर की डिटेल आपको नीचे लिंक में दी गई है। अब एक बहुत ही लैंडमार्क जो रूल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लेके आए हैं नितिन गडकरी जी, जिसके मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि एक जो गाड़ी है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उसकी एक लाइफ होती है, निश्चित लाइफ होती है। तो कमर्शियल व्हीकल्स की 15 ईयर्स है, दूसरी व्हीकल की भी 15 ईयर्स है, टू बी एक्सटेंडेड बाय 5 ईयर्स। सो उसके बाद ये स्क्रैप पॉलिसी, एक स्क्रैप लॉ आया है जिसके अंदर वो गाड़ियां आपको स्क्रैप करनी ही पड़ेंगी, उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। अब इससे एक सेक्टर पर पॉजिटिव असर पड़ेगा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। वो 4 लाख करोड़ का जो सेक्टर है वो अगले 3-4 साल में 10 लाख करोड़ का सेक्टर हो जाएगा। इतनी फिगर्स में क्या असर पड़ता है डिटेल में डिस्कशन के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन बहुत सारी गाड़ियां हैं विच विल बी टेकन ऑफ द रोड बिकॉज दे हैव लिव्ड देयर यूजफुल लाइफ। और ये सब गाड़ियां जो है 15 साल की पुरानी, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, कई लोग आप देखेंगे कि अरे गाड़ी बिल्कुल चमक रही है, लेकिन उसका जो अंदर की इंटरनल इंजन की हालत है, उसका जो फ्यूल का सिस्टम है, उसका जो एमिशन नॉर्म्स हैं, शायद वो 15 साल में आउटडेटेड हो गए हैं और जो पर्यावरण है ऐसी गाड़ियों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके बारे में भी डिटेल लिंक दिया है और पढ़िएगा। डोनेर, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डोनेर। इसके बारे में चाहूंगा कि विकिपीडिया पर जाएं और विस्तृत जानकारी लें। तो आत्मनिर्भर जो भारत है, एक पैकेज दिया गया है जिसके तहत 200 करोड़ रुपए की राशि सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उसके साथ सिक्किम भी मिला लें तो 8 हो जाती हैं, तो 7 सिस्टर्स के नाम से अदरवाइज जाने जाते हैं। इस एरिया को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की इकोनॉमी क्या है, वहाँ का रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, किन किन देशों से सीमाएं मिलती हैं। और नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तो चर्चा में रहते हैं चाइना के उसकी वजह से, लेकिन कई और भी प्रदेश हैं जो अलग अलग चीज़ों करके चर्चा में रहे, जैसे कि नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, और बांग्लादेश से कई प्रांतों की बाउंड्री मिलती है। बहुत सारे जो हैं न्यूज़ आइटम्स नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो हम जो इस स्टेट्स पर तवज्जो नहीं देते, समय है कि उन पर भी थोड़ा अपना ध्यान देने का। इंटरनेशनल न्यूज़, INS जलाश्व वो मेडागास्कर में गया इंडियन नेवल ट्रेनिंग टीम को ऑन बोर्ड लेके। अब हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बाकी सब जो डिपार्टमेंट्स है वो इस प्रकार से काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलके कि जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं हम उनके जो सैनिक अपग्रेडेशन है उसमें उनकी सहायता करते हैं। हमारी जो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग टीम्स है, इंडियन डिफेंस ट्रेनिंग टीम्स है, जैसे नेवल ट्रेनिंग टीम है, ये कई देशों में डिप्लॉयड हैं और वहाँ की आर्मीज़ को ट्रेन कर रहे हैं ताकि जो हमने सबक सीखे इंटरनल सिक्योरिटी में, डिफेंस की टैक्टिक्स में, ऑपरेशंस के विषय में, ये हम उनके अधिकारियों को, उनके जवानों को उन्हीं के देश में जाकर ट्रेन करें। तो INS जलाश्व क्या कर रहा है मेडागास्कर में, और मेडागास्कर की क्या इंपॉर्टेंस है जब हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। भारत का सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा जो व्यापार है वो कहाँ कहाँ से हम जो कच्चा माल है आयात करते हैं, कहाँ पर हमारा निर्यात जाता है, कहाँ कहाँ से किस किस देश को, किस कॉन्टिनेंट को क्या सप्लाई करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये इशू फ्लैग करने का तात्पर्य ये है कि आप इस बारे में भी पढ़ें। रोड से, देश के अंदर रोड से और रेल से जाता है, लेकिन जब विदेशों से, दूसरे देशों से, दूसरे महाद्वीपों से आप संपर्क करते हैं तो जो गुड्स को कैरी करने का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो समुद्र द्वारा होता है। इसलिए समुद्र की जो उनके जो इम्पॉर्टेंस है सैनिक दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मामले में ज़रूरी है कि जो हमारे मित्र देश हैं या जो मित्र नहीं भी हैं, जो न्यूट्रल देश भी हैं, हम उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएं। उसके तहत इस प्रकार की हम ट्रेनिंग टीम्स डिप्लॉय करते हैं। क्वाड एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, क्वाड नेशंस, 4 देश हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। जो इंडियन ओशन रीजन है
इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर इन चारों देशों के जो इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट लाई करते हैं, बिकॉज इसी में देखेंगे कि चीन भी है और बहुत सारा प्रेशर अभी चीन के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि चीन कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, वो यहाँ पर टापू बना रहा है, वहाँ पर अपनी जो समुद्री सीमा है उसको बढ़ाया जा रहा है और दूसरे देशों को ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर फिशरीज है, बहुत सारा सी से चीज़ें निकाली जाती हैं, जिस पर जापान का भी उतना ही हक है, जिस पे साउथ एशियन नेशंस का भी उतना ही हक है, और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो मिलिट्री इंटरेस्ट हैं, बिकॉज बहुत सारे डायनेमिक्स इसमें प्ले करते हैं। तो इसके लिए क्वाड नेशंस की जो वर्चुअल समिट हुई है, जिसमें चारों देश हैं, उनके जो प्रेसिडेंट ओब्लिक प्राइम मिनिस्टर ने उसमें हिस्सा लिया है, तो 12 मार्च को इस समिट में, वर्चुअल समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, जिसमें क्या डिस्कस किया, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज विचार जो शेयर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो जैसे मैंने बताया, इंडो पैसिफिक रीजन जो है शेयर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें बहुत सारे कोऑपरेशन के तरीके और मेंटेन अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। समुद्र पर किसी का हक नहीं है, एक आप हर देश की अपनी समुद्री सीमा होती है, 200 नॉटिकल माइल्स उसके जो शोर है उससे दूर तक होती है। उसके बाद जो सी है वो ओपन सीज कहा जाता है, जहाँ पर हर देश अपना व्यापार करने के लिए वो सब स्वतंत्र है। लेकिन कुछ एक ऐसे देश हैं जो उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कुछ और इंटरनेशनल लॉज का फायदा उठा के अपनी समुद्री सीमा बढ़ाते जा रहे हैं, जिस प्रकार क्वाड जैसे इस प्रकार से ग्रुप्स बने हैं ताकि अपने इंटरेस्ट की रक्षा कर सकें। ब्रिक्स के बारे में पढ़िएगा, क्या है वो, क्या काम करता है। ऐसी G20 है, G7 है, G4 है, बहुत सारे ये देशों के समूह हैं। कुछ मिलिट्री संधियों के अंतर्गत आता है, जैसे कि नेटो है, जैसे वॉर्सो पहले होता था, और कुछ हैं जो इकोनॉमिक्स हैं, कुछ रीजनल वो हैं जो कि जैसे सार्क है, वो एक रीजन में ऐसे बिहेव रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि इंटरेस्ट सारे और उनके थ्रेट्स जो हैं वो कॉमन है। इस प्रकार ब्रिक्स क्या है, मैं चाहूँगा कि आप लिंक में दी हुई खबर को डिटेल में पढ़ें, और क्या इन जो सम्मेलन होते हैं, कि जो मीटिंग्स होती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उनका आगे आने वाले समय में देश की सिक्योरिटी पर, उसकी इकोनॉमी पर, आपस में मेलजोल पर क्या असर पड़ता है, ये आपको बहुत सारे बात करने के टॉपिक्स देगा और बहुत सारे आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इस हफ्ते जो बात हुई है कि जो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, वहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, वहाँ मिनिस्टर नहीं कहा जाता। तो जो लॉयड ऑस्टिन है वो इंडिया पहुँच चुके हैं 3 दिन की अपनी यात्रा पर, प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं, रक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपने अगर रिसेंट पास्ट में पढ़ा होगा, तो अब हम अमेरिका से काफ़ी जो रक्षा उपकरण है वो खरीद रहे हैं। अमेरिका का एक आगे वाले खबर में बताएंगे कि वो भारत को सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी बन गया है। तो ये जो हमारे जो अमेरिका की तरफ जो दोस्ती हमारी चल रही है, उसका बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है, इसके बारे में आपका जानना आवश्यक है। लेकिन जो जीके की दृष्टि से, करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए, तो यूएस जो डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया आए, और डिफेंस पार्टनरशिप जो दोनों की देशों के बीच में, उन पर और भी चर्चा होगी उनकी इस विजिट के दौरान। अब वहीं के अमेरिका के ही एक सीनेटर ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को लेटर लिख के कहा है कि ये जो S-400 एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल के जो विरुद्ध हथियार काम आते हैं, उन पर कहा है कि हम रशिया से खरीद रहे हैं, दूसरे देशों से जो भी हम हथियार इक्विपमेंट खरीदते हैं, जिनका थॉट प्रोसेस अमेरिका के थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं है, तो वो ये कोशिश करते रहते हैं कि ये जो विजिट होती है, दोनों देश एक दूसरे को मिलके बातचीत के द्वारा इन पर हल निकालें। तो इस पर इन चीज़ों पर चर्चा होना लाजमी है। तो उन्होंने कहा कि इंडियाज़ प्लान टू परचेज रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड कंसर्न्स ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज। इसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स क्या है वो किसी अगले एपिसोड जो हम बनाते हैं इसका, उसमें चर्चा करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि इंडस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विल मीट इन न्यू दिल्ली ऑन 23rd and 24th मार्च। बहुत सालों के बाद ये दोनों जो कमिश्नर्स हैं एक छत के नीचे आने वाले हैं, और क्योंकि हमारे जो चनाब पर हैं, हमारे जो इंडस रिवर पर हैं, हमारे बाकी जो बॉर्डर के साथ में नदियाँ जो इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं और पाकिस्तान में जाती हैं,
दो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज़ होती हैं, उसके नॉर्म्स हैं, उसके अंतर्गत ही आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या ये ट्रीटी है, इसके बारे में पक्का पढ़ें। क्या ये हमारा जो समझौते के तहत हमने क्या करना था, पाकिस्तान ने क्या करना था, या हमने और बांग्लादेश ने क्या करना था, इस प्रकार के जो सवाल हैं आपको स्टैटिक जीके में आएंगे कि रिवर वाटर शेयरिंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, जो अपर राइपेरियन स्टेट है जहाँ से नदी निकलती है और जो लोअर राइपेरियन स्टेट है जहाँ पर नदी फाइनली जाती है, तो दोनों के नदी के पानी के बंटवारे में अपने अपने राइट्स हैं। तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि पाकिस्तान की कंसर्न्स क्या हैं, हम कौन से हाइडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कौन से डैम बना रहे हैं, किस नदी से सब्सिडरी नहर निकाल रहे हैं, उससे उस देश के वाटर फ्लो पर फर्क पड़ता है, उनके वाटर शेयरिंग पर फर्क पड़ता है। तो जो लिंक है उसमें तो आपको न्यूज़ आइटम दिया है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत पाक संबंधों पर जब भी बात आती है तो रिवर वाटर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में उभर कर आता है। अब जैसा मैंने बताया था, मेडागास्कर में जो नेवल ट्रेनिंग टीम गई है, उसी प्रकार से जो उज्बेकिस्तान की जो सैनिक टुकड़ी है वो उत्तराखंड में एक डस्लिक करके जो एक्सरसाइज चल रही है, और उसमें हम क्या करते हैं, दूसरे देशों के सैनिकों के साथ एक्सरसाइज करते हैं, आपस में एक दूसरे को समझने का एक बहुत अच्छा सैनिक लेवल पर बहुत अच्छा मौका होता है। दूसरे से हम सीखते हैं, अपने से जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं वो दूसरे देश सीखते हैं, और इस प्रकार जब भी हम किसी कॉमन इलाके में कॉमन एनिमी के अगेंस्ट काम करते हैं तो इस प्रकार की एक्सरसाइजेस काफ़ी मददगार साबित होती हैं। इसके बारे में, डस्लिक के बारे में और पढ़िएगा। ये डस्लिक में क्या हुआ पूरी डिटेल दी हुई है, इसमें कहाँ से कहाँ तक ट्रेनिंग एरिया में कौन कौन गया, ये सब माइनर डिटेल्स हैं। लेकिन इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई, डस्लिक हुई, कब से कब हुई, इस महीने में हुई, कहाँ पर हुई, रानीखेत में हुई। तो इस प्रकार से आपके जो करंट अफेयर्स के सवाल है अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है हैज़ बिकम द सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स ऑफ इंडिया बाय ओवरटेकिंग सऊदी अरेबिया। पहला कौन है ये आप पता करेंगे, अगले वाले में हम फिर डिस्कस करेंगे। पर बहुत सारे देशों से हम तेल का आयात करते हैं, बहुत सारे देशों को हम बहुत सारी चीज़ें निर्यात करते हैं। तो बेसिक चीज़ें आयात करते हैं और जो मेन चीज़ें निर्यात करते हैं, ये आपका एक स्टैटिक जीके का सवाल आता है, ये करंट अफेयर्स का सवाल आता है, इसके बारे में और पढ़ना है। और जब आप बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी की, तो आयात और निर्यात एक बड़ा सवाल बन के सामने आता है। इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप और पढ़ाई करें। ऑस्कर अवार्ड, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स जो है हर साल ये अवार्ड देती है, बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि और जानकारी लें। अच्छा है इंटरनेट का कि सब जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। अब आपको पता लगे कि किस किस न्यूज़ के बारे में इस हफ्ते हमने क्लिक करना है, उतना करें। उसमें जो आपने 1 पेज 2 पेज के नोट्स बनाने वो बनाएं और फिर आगे बढ़ जाएं। फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो इन नोट्स में बारी बारी इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल नोट्स रेफर करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर अभी जाने वाले हैं कहाँ, बांग्लादेश, मार्च 26 और 27 को। क्यों जाने वाले हैं? मुजीबुर रहमान कौन थे, बंगबंधु उनको क्यों कहा जाता है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। अब जो उनका जो बर्थ सेंटेनरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान और 50 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, 71 में आज़ाद हुआ था, 2021 में बांग्लादेश को आज़ाद हुए। और यह बने हुए आज़ाद नहीं हुआ, वो पहले कहीं था ही नहीं, वो पैदा ही 1971 में हुआ है। तो बहुत बड़ा उनके जो हिस्ट्री है उसके अंदर इसका महत्व है। इसके बारे में शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, बंगबंधु का क्या उनके फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, उसके बाद जब वो उसके मुख्य कर्ता धर्ता बने आज़ादी के बाद, बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। और एक ऐसा दोनों देशों के बीच में संबंध है क्योंकि भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को बनाने में, उसकी आज़ादी में। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो है, ये सब एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं हमारे देश के, ये प्रधानमंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम है। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि बहुत देशों से हम बड़े स्तर पर संबंध सुधारने के अपने इस प्रकार की कार्रवाई करते रहते हैं। अब रफाल जहाज अलग है, राफेल ये अलग है। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो MR SAM बोला जाता है, MR SAM, SAM स्टैंड्स फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल। तो जब जहाज के खिलाफ या मिसाइल्स के खिलाफ सरफेस से कोई किसी भी आकाश में उड़ते हुए जो हथियार है या प्लेटफॉर्म है उसके खिलाफ जब हमला ज़मीन से किया जाता है तो सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं।
उसमें शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, लॉन्ग रेंज है। तो मीडियम रेंज ये हमने कल्याणी जो अपना ग्रुप है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है, हुआ क्या है कि पहले जो डिफेंस प्रोडक्शन था वो पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं खुला था। अभी धीरे 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 करके वी आर ओपनिंग अप आर डिफेंस प्रोडक्शन, एंड ये जो हमारी कंपनी है दूसरे देशों की रेप्यूटेड कंपनीज के साथ मिलके ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर रही है जिससे कि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है उनको उसका उपयोग करने का मौका मिला है, उनकी एक्सपर्टीज़। तो डिफेंस कोऑपरेशन में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और पढ़िएगा कि RAS क्या है। सिमिलरली मैंने बताया था कि वाटर शेयरिंग जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं विच कंसर्न द वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो। अगेन उनके वाटर कमीशन क्या कहते हैं, आपसे में क्या बातें हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी आप प्राप्त करेंगे तो आपकी जो जीके है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। दो अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इज दैट बोथ इमरान खान, मिस्टर इमरान खान एंड देयर आर्मी चीफ एक्चुअली बहुत पावरफुल फिगर हैं। अगर पाकिस्तान के नेशनल लेवल पर देखा जाए, आर्मी चीफ का बहुत से है उसमें। तो उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है इंडिया पाकिस्तान की आपसी मतभेद भुलाकर वो आपस में दोस्ती स्थापित करें। बीच में कश्मीर वर्ड इन्होंने भी कहा, इमरान खान जी ने भी कहा कि कश्मीर का मुद्दा बीच में हमें सॉल्व करना चाहिए। वो बहुत सेंसिटिव इशू है, कश्मीर मुद्दे से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एक लैंडमार्क स्टेटमेंट की तरह अभी लेना चाहिए। आगे पाकिस्तान क्या करता है वो देखा जाएगा। ऑपरेशन संकल्प क्या है? सिमिलरली जैसे हमने कहा समुद्र में बहुत सारी एक्सरसाइज चलती रहती है। एक एक्सरसाइज है पैसेज एक्सरसाइज, जबकि हमारी नेवी के बीच से कोई दूसरी नेवी पास हो रही है या हमारे जहाज़ों के बीच से सिविलियन कोई जहाज़ है जो मालवाहक जहाज़ हैं या कुछ और है। और इंटर ऑपरेबिलिटी एक काम होता है, हम कौन से कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, हमारी समुद्र के अंदर ड्रिल्स क्या हैं, दूसरी नेवी की क्या है, उसको आपस में समझना, उसको इंटर ऑपरेबिलिटी बोला जाता है। इसमें हमें दूसरे के सिस्टम समझने होते हैं, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। आप जिस रेडियो से सेट पे बात कर रहे हैं शायद उस फ्रिक्वेंसी पे उनका रेडियो सेट ही ना हो, जिस प्रकार के आपके प्रोटोकॉल से शायद ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के साथ, एनहांसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन। समुद्र का क्या महत्व है मैंने पहले बता चुका हूं, तो इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारे लेवल्स पर ये कार्रवाइयां होती रहती हैं। तो सवाल क्या आएगा, पैसेक्स क्या है, कब हुआ, किन दो देशों के बीच में, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ओके, स्पोर्ट्स। मिताली राज will figure in a number of GK related questions because of her achievement. She is the first Indian woman to have completed 10,000 international runs. अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो मेल प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। मिताली राज जी के बारे में और पढ़िए, वो इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हैं और 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने व्यतीत किए हैं। It is something very extraordinary as far as, because women cricket is not as popular as the men's cricket. अपने challenges हैं, उसके बीच में भी इतनी बड़ी फीट हासिल करना speaks a lot about मिताली राज। यजुवेंद्र चहल जो हैं वो जसप्रीत बुमराह को ओवरटेक करके हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए इंडिया के T20 में। स्टैटिस्टिक्स का गेम है क्रिकेट, हर एक बॉल जो फेंकी जाती है कम से कम 100 पेज की स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर सकते हैं। ये सवाल शायद इस फॉर्म में ना आए, बिकॉज जब तक सवाल होते हैं या क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स ऐड हो चुकी होगी। इसको फ्लैग करने का कारण क्या है कि जैसे मिताली राज के 10,000 रन हो गए, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार 7 बार 0 पे आउट हो गए, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक मैच में 7 विकेट लिए, कौन से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सबसे कम रन दिए, सबसे ज़्यादा रन दिए, कौन से ऐसे खिलाड़ी जिन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया, कौन से ऐसे जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं, जब एक सीरीज़ बनती है तो आप उसके छोटे नोट्स बना सकते हैं जिसमें कि हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट रन ग्रॉसर, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड एंड ऑल दैट। इस प्रकार से बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हैं जो किसी फॉर्म में 1 या 2 नंबर के रूप में आपको करंट अफेयर्स पोर्शन में आ सकता है। जो T20 क्रिकेट है उसका इतिहास है, नंबर ऑफ टीम्स है, वो भी स्टैटिक जीके का हिस्सा बन गए, उनके बारे में आप अलग से पढ़िएगा। चहल हैज सरपास मिस्टर बुमराह। सो जो भी है, जैसे मैंने बताया
it is a game of statistics and very interesting also. Now Tamil Nadu's CA Bhavani Devi फेंसिंग विच इज़ जिसको तलवारबाजी कहा जाता है, उसमें फर्स्ट फेंसर बन गए हैं टू फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक. अब टोक्यो ओलंपिक एक आने वाला है जो इवेंट है, उसकी अभी से तैयारियां चल रही हैं, सिलेक्शंस वर्ल्ड ओवर चल रहे हैं, बहुत लोग नॉमिनेट होंगे, तो आपसे इस बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं. तो दीज आर फिगर्स हु विल कम एज हु सीए भवानी देवी. तो आपने बताना फेंसर है, उनकी क्या अचीवमेंट है, वो किस खेल से संबंधित है, ये है वो है. इस प्रकार से आप कई क्वेश्चंस हैं विच कैन बी आंसर्ड और विच कैन बी फ्रेम्ड जस्ट बाय वन पीस ऑफ न्यूज. दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू कवर इन दिस वीक्स अपडेट. प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends, with your colleagues, with your juniors, seniors, family members, everybody that you know. The reason is that we will try and bring out even better forms of educational videos for you guys, and it will certainly, if not now, maybe after 6 months we would have reached a standard कि हम क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं और वो जो एसेसर्स है जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं वो वहीं से हमारा वीडियो देख के क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. सो एम इज टू गेट यू फोकस करेक्ट. Aim is to present the news in a very simple form. Aim is also to give you as many links as possible so that you don't have to run to place A and place B to gather or to prepare for the current affairs and GK. This is Kala Amardeep from the Winning Edge Defense Academy, Dehradun. We are now focusing our energies on RAMC, Sainik School written examination. SSB we are already doing very well. So in case you have any queries related to defense written exam, please feel free to contact me. The numbers are given on the screen in the description, and we would love to be of any help to our subscribers. That's it. Thank you and Jai Hind.